A very good evening to all of you. कैसे हो आप सब? In this lecture we will continue with the lecture number 4 and we will discuss immunity. इससे पहले वाले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने? याद है आप सबको? डिजीज़ के बारे में पढ़ा था. क्या क्या पढ़ा था? जल्दी बताइए. हमने पढ़ा था बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी होती हैं, वायरल डिजीज़ कौन सी होती हैं, प्रोटोजोन से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, है ना. उनके सारे सिम्टम्स पढ़े थे. उनका जिसके थ्रू इन्फेक्शन फैलता है वो उन सब के बारे में पढ़ा था. याद है ना? अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे प्लीज़ करके जाके देख लीजिए. फिर आज हम अपना इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए. चलिए देखिए बच्चे, इम्यूनिटी क्या होती है. बच्चे इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी दो टाइप की होती है. एक होती है इन्नेट और एक होती है एक्वायर्ड. इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे कि कितने टाइप की होती है. पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इम्यूनिटी होती क्या है. अभी आपने बहुत बार नेम सुना होगा इम्यूनिटी का. कोविड के टाइम पे सबने कहा था अपना इम्यूनिटी अच्छा करो, इम्यून सिस्टम अच्छा करो, है ना. बहुत सुना होगा आपने. तो इम्यूनिटी वो चीज़ होती है हमारी बॉडी में जो भी कोई डिज़ीज़ होती है. डिज़ीज़ किससे होती है मैंने आपको ऊपर बताया ही था. बैक्टीरिया से होगी, वायरस से होगी या फिर किसी और चीज़ से होगी. तो उनके खिलाफ़ क्या करती है, लड़ती है वो. ठीक है, जैसे क्या होता है ना, हम अपने घर में गार्ड रख लेते हैं. अगर कोई चोर वगैरह आता है तो उससे क्या करता है, वो हमें बचाता है. तो इम्यूनिटी भी यही सिस्टम होता है, इम्यूनिटी भी यही चीज़ होती है. ठीक है, तो देखिए, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स. हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दिस एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज़. वाई? दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज़, यहाँ से देखो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो एबल होती है क्या करने में, अपने आप को बचाने में, अपने आप को डिफेंड करने में. ठीक है, किससे? फॉरेन एजेंट से. फॉरेन एजेंट्स कौन से होंगे बच्चों? जो बाहर से आएंगे. जैसे कि अब कोविड बहुत ज़्यादा डिजीज़ चल रही है तो कोविड का ही एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि जो कोविड डिजीज़ का जो वायरस है SARS-CoV-2, है ना, अगर वो हमारी बॉडी में अंदर घुसता है, आता है, अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी को इतना एबल होना पड़ेगा कि वो उससे लड़ सके. अच्छा, जो वायरस हमारी बॉडी में आया है उसे तो क्या कहेंगे, फॉरेन एजेंट्स कहेंगे, है ना. फॉरेन पार्टिकल्स है वो, तो क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स है. तो वो हमारी बॉडी के लिए तो एक बाहर का पार्टिकल है तो उसे फॉरेन पार्टिकल कह दिया. जो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम उससे लड़ता है उसी को क्या कहते हैं हम, इम्यूनिटी सिस्टम, अपना इम्यून सिस्टम. ठीक है. दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी. अभी बच्चों दो आगे ना, इम्यूनिटी क्या होती है. इम्यूनिटी वो चीज़ होती है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट लड़ती है. उसको हमारी बॉडी में क्या नहीं करने देती, डिजीज़ नहीं करने देती. लेकिन अब क्या था, SARS-CoV-2 कुछ का इम्यून सिस्टम तो इतना अच्छा होता है कि वो उसके खिलाफ़ लड़ लेता है. क्या पिया हमने इन दिनों? खूब काढ़े पिए होंगे आप सब ने भी, खूब काढ़ा पिया होगा, गर्म पानी पिया होगा. क्यों पिया? क्योंकि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि जो फॉरेन पार्टिकल SARS-CoV-2 कोरोना का जो वायरस है, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर आए तो हमारी बॉडी खुद से ही उससे लड़ जाए. ठीक है, बीमार नहीं होने दे, बस हल्का फुल्का फीवर आए. तो अभी कितने टाइप की हो गई, ये हो गई है बच्चों दो टाइप की. कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई इन्नेट और एक हो गई एक्वायर्ड. देखो बच्चों, इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमें बर्थ के टाइम पे ही हमारे पहले से ही होती है. मतलब हमें उससे बाहर से एक्वायर नहीं करना पड़ता, वो हमारी बॉडी में खुद ब खुद ही होती है प्रेजेंट. कैसे? जैसे कि स्किन, हमारी जो पूरी जो हमारी बॉडी है उसको किसने कवर करा हुआ है, स्किन ने, लेयर ने कवर करा हुआ है. नहीं तो कोई भी पार्टिकल ऐसे घुस जाता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना. मच्छर आता है एकदम से कहीं पे भी घुस जाता, हार्ट में घुस जाता, लीवर में घुस जाता, अगर ऊपर से स्किन न चढ़ी हुई होती तो, है ना. तो स्किन हो गया. ऐसे साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं, सेलुलर बैरियर्स होते हैं. ये चार टाइप के होते हैं बच्चों. ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ये इन्नेट में जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं. एक तो हो गया फिजिकल. अभी इन सब के बारे में डीप समझाऊंगी, बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको. इन्नेट कौन सी होगी? जो हमारी बॉडी में बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट है. फिजिकल बैरियर कौन सी होगी बच्चों? स्किन हो गया, म्यूकस की कोटिंग हो गई. मैंने म्यूकोसा लेयर पढ़ाया था आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी होता है. मैंने अभी आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कराया है तो मैंने उसमें आपको बताया था म्यूकोसा लेयर.
वो किसी भी पार्टिकल को अंदर एंटर करने से रोकता है। म्यूकस की लेयर वजाइना में भी होती है, मैंने बताया था वजाइना में भी म्यूकस की लेयर होती है। वो किससे बचाती है, ताकि वजाइना में कोई इन्फेक्शन ना हो। एक होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। बच्चों इसमें क्या होता है, देखो सलाइवा में लाइजोजाइम होता है ना, सलाइवा में लाइजोजाइम होता है जो किसको, बैक्टीरिया को मारता है। स्टमक का पीएच इतना स्टमक का जो मीडियम होता है बच्चों वो इतना एसिडिक होता है। क्यों होता है वो एसिडिक, ताकि जो अगर खाने में कोई बैक्टीरिया चला भी गया हो तो वो उसको वहीं की वहीं किल कर दे। ये सब कौन से हो गए, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए। इवन जो हमारे टीयर्स होते हैं ना बच्चों, जो आंसू जो हम रोते हैं, जब टीयर्स जो होते हैं उसमें भी लाइजोजाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। आगे बात समझ में, और क्या प्रेजेंट होता है, IgG प्रेजेंट होता है। अब आ गया सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं बच्चों, लाइक WBCs, मैंने आपको बताया था न्यूट्रोफिल्स, WBCs, ये मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ाया था। जब हम कॉपर टी को बॉडी में इंसर्ट करवा रहे थे तो न्यूट्रोफिल्स और WBC एकदम से एक्टिवेट हो रहे थे। क्यों हो रहे थे, वो सोच रहे थे कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आ गए तो वो उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, है ना। ये सब सेलुलर बैरियर्स में ये सब आ गई, जैसे कि WBCs, न्यूट्रोफिल्स, ये सब। और एक फोर्थ होता है साइटोकाइन बैरियर्स। आपने बहुत अभी कोविड में सुना होगा साइटोकाइन बर्स्ट सुना होगा। क्या सुना होगा, साइटोकाइन बर्स्ट। बच्चों साइटोकाइन बर्स्ट ये चीज़ होती है जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंटर हो जाता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इतनी तेज़ी से वर्क करने लगता है। तो ये केस किसके में हुआ है, कोविड के में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि कोविड का जो वायरस है वो अपने आप को बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ और उसने अपने आप को बहुत तेज़ी से क्या किया, बहुत तेज़ी से उसने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट इतनी तेज़ी से वर्क करा कि उसने लंग्स को ही फेल कर दिया, लंग्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो इस टर्म आपने सुना होगा साइटोकाइन बर्स्ट। इससे क्या कर रहे हैं डॉक्टर, इम्यून लेवल को भी हमारे घटा रहा है, जिससे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वो हमारे। ये सब क्या है, साइटोकाइन बर्स्ट है। ये देखना आप गूगल करके साइटोकाइन बर्स्ट। तो ये क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी, ये हमें पहले से ही मिली हुई है, बाय बर्थ मिली हुई है। हमने इसको बाहर से तो एक्वायर नहीं करा ना, हमने ये तो नहीं है ना कि पैदा होने के बाद हमने स्किन चढ़ाई हो अपने ऊपर कि स्किन चढ़ा दो भैया हमारे, नहीं, हमें बाय बर्थ मिली है। ऐसा भी नहीं है कि हम पैदा हो गए तो हम WBC अपने अंदर चढ़ा लें कि हमारे अंदर WBC चढ़ा दो जल्दी से, नहीं, ये भी हमें बाय बर्थ मिली है ना। जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं ये भी हमें बाय बर्थ मिला है। ये तो है नहीं कि हमने सलाइवा में खुद से लाइजोजाइम करवाते हैं, है ना। ये तो है नहीं कि हम सलाइवा में खुद से लाइजोजाइम डालते हैं, नहीं, खुद से ही लाइजोजाइम उसमें प्रेजेंट रहता है सलाइवा में। साइटोकाइन बर्स्ट भी खुद से ही है, साइटोकाइन बैरियर्स भी खुद से ही है। साइटोकाइन बैरियर्स ये भी होते हैं कि जो हमारी बच्चों जो सेल होती हैं, लाइक लंग्स में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारा कोविड का जो वायरस है SARS-CoV-2। अगर वो हमारे लंग्स में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है तो जो सेल्स मरती हैं ना, जैसे कि सेल है, इसके ऊपर किसने किया, कोविड ने क्या किया, ऐसे उसके स्पाइक्स निकले रहते हैं ना, कोविड ने इसके ऊपर इफेक्ट किया तो ये सेल तो मर जाएगी। तो बच्चों ये सेल जब मरती है ना उस टाइम पे, एक मिनट, देखो बच्चों ये जो सेल है इसके ऊपर किसने करा, कोविड ने इसके ऊपर अटैक करा। तो जब ये सेल तो बस्ट हो जाएगी, मर जाएगी। तो जब ये सेल मरती है ना बच्चों, तो जब ये मरती है तो इस टाइम पे ये कुछ केमिकल सिक्रीट करती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरफेरॉन्स। क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स। कुछ उस टाइम पे ये कुछ केमिकल सिक्रीट करती है ताकि उस केमिकल से ये और सेल्स को बचा सके। लेकिन कोविड क्या हो रहा है, बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए बहुत सारी सेल्स एकदम मर रही हैं, बर्स्ट हो रही हैं। तो सबसे ज़्यादा केमिकल सिक्रीट हो रहा है। जो केमिकल सिक्रीट हो रहा है वो, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, इसी को साइटोकाइन बर्स्ट बोलते हैं। साइटोकाइन बर्स्ट इसको बोलते हैं, बहुत सारी सेल एकदम से बर्स्ट होने लगती हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है, और सबसे ज़्यादा इंटरफेरॉन्स नामक केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं दूसरी सेल को बचाने के लिए। मतलब ये सेल मरते मरते भी कुछ केमिकल ऐसे सिक्रीट कर जाते हैं जिससे दूसरी सेल बच जाए, लेकिन नहीं बच पा रही। कोविड में मल्टीप्लाई इतनी तेज़ी से कर रहा है वो सेल में जाके। अब इसको हम डीपली पढ़ते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों, जो हम बाहर से एक्वायर करते हैं, ठीक है। लाइक हम वैक्सीन लगवाएंगे, हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आएगा। पहले इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ लेते हैं। अब देखो इम्यूनिटी पूरा समझ में आ गया ना, क्या है, दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। अब इन्नेट के बारे में पढ़ते हैं पहले। देखो बच्चों, इन्नेट इम्यूनिटी, हाँ, एक
और होता है ये नॉन स्पेसिफिक। आपसे पूछा जाएगा कि ये स्पेसिफिक होती हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होती हैं। बच्चों ये नॉन स्पेसिफिक होती हैं। अब ये नॉन स्पेसिफिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए तो वर्क नहीं कर रही ना, ये तो सब डिजीज़ के लिए ही कर रही है ना, कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए तो नहीं करी। अब जैसे कोरोना की जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, कोविड के लिए वर्क करेगी। जो हमने पोलियो की ड्रॉप की है वो पोलियो के लिए ही स्पेसिफिक वर्क कर रही हैं। जो हमने BCG का टीका लगवाया है वो स्पेसिफिक टीबी के लिए ही कर रहा है। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी कोई स्पेसिफिक टाइप की नहीं होती है, इसलिए कैसी होती हैं, ये होती हैं नॉन स्पेसिफिक टाइप। आगे इतनी बात समझ में। डेट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, मैंने बता दिया बाय बर्थ ही ये हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं। दिस इज़ अकम्पलिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 4 टाइप के, याद रखना 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं, ठीक है, जो किसको रोकते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स को हमारी बॉडी में एंट्री करने से रोकते हैं। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। चलिए अब देखो फिजिकल बैरियर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। स्किन ऑन आवर बॉडी इज़ द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। म्यूकस पढ़ा दिया था मैंने, म्यूकस की कोटिंग होती है कहाँ कहाँ पे होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में म्यूकस की कोटिंग होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में बच्चों इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा जो स्टमक का जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो अगर उसके ऊपर म्यूकस की लेयर नहीं चढ़ी हुई होगी ना बच्चों, तो स्टमक की लेयर को वो क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए उस पर भी म्यूकस की लेयर चढ़ी हुई होती है। यूरोजेनाइटल वजाइना वाला जो पार्ट है वहाँ पे भी होती है। ट्रैक्ट ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी। आगे बात समझ में, फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की। देखो स्टमक कितना होता है pH बच्चों? 2 to 3 होता है स्टमक का pH, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है? ताकि जो हमारी बॉडी में जो हमारे खाने के साथ कोई बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो ये जो एसिडिक मीडियम है ये उसको किल कर देगा। तो एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं, टीयर्स फ्रॉम आइज, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। अब देखो सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं? वही WBCs होती हैं, है ना। एक मिनट, चलिए। सेलुलर बैरियर्स सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, WBCs ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। अब देखो बच्चों बहुत बार आपसे नीट में भी और बहुत सारे एग्ज़ाम बोर्ड में भी इवन आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है PMNL की। क्या फुल फॉर्म है इसकी? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। आप इसको याद कर लीजिए। ये होते हैं न्यूट्रोफिल्स, है ना, फैगोसाइटोसिस करते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ जाता है तो उसका फैगोसाइटोसिस करते हैं, उसको ये इंजल्फ करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं। मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर होते हैं ये, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज कैन, देखो फैगोसाइटोसिस करना स्टार्ट कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो भी हमारी बॉडी में माइक्रोब एंटर हुआ है। तो ये स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए तो नहीं है ना, आया अभी तक कोई नाम नहीं आया, तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है इन्नेट इम्यूनिटी। अब आते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स। देखो मैंने बताया था ना वायरस ने क्या करा था, इसको सेल को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। तो ये जब मरते टाइम क्या कुछ प्रोटीन्स कुछ केमिकल सिक्रीट करती है, उनको हम क्या कहते हैं? इंटरफेरोन्स, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। अब देखो बच्चों इसको किसने डिस्कवर किया था इंटरफेरोन्स को? इसको क्या था बच्चों किसने? इसाक एंड लिंडनमैन ने। इसाक एंड, आप इसकी स्पेलिंग गूगल पे चेक कर लीजिएगा कहीं अगर गलत हो जाए तो, वैसे तो ठीक है। इसाक एंड लिंडनमैन ने इन 1957, ठीक है। इंटरफेरोन्स को किसने, क्वेश्चन आ जाता है नीट में कि इंटरफेरोन्स डिस्कवर्ड बाय इसाक एंड लिंडनमैन इन 1957। अब देखो बच्चों बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है? जो हम बर्थ के बाद लेते हैं। जैसे कि हमने क्या क्या ले रखा है? हमने BCG का वैक्सीन ले रखा है, पोलियो पी रखी है, हमने डिप्थेरिया का टीका ले रखा है, और अब किसका लेंगे? अब कोविड का लेंगे, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। देखो स्पेसिफिक मैंने बताया वो कैसी थी? नॉन स्पेसिफिक। ये एक स्पेसिफाइड डिजीज स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए लिया जाता है, इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी बच्चों कैसी है? स्पेसिफिक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। अब देखो बच्चों क्या होता है, ये मेमोरी पे वर्क करती है। कैसे करती है? अब जैसे कि कोविड का ही एग्जांपल लेते हैं।
हमने कोविड का वैक्सीन लगवाई, आपने बहुत से बच्चों ने जो 18+ है उन्होंने लगवा भी ली होगी, आपके पेरेंट्स ने लगवा ली होगी। तो बच्चों जो कोविशील्ड लग रही है इंडिया में, ज़्यादातर कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही लग रही है। तो कोविशील्ड बच्चों किस पे बनी हुई है, वो एडिनो वायरस पे बनी हुई है। एडिनो वायरस कैसा है, एडिनो वायरस चिंपैंजी में पाया जाता है और ये कॉमन कोल्ड जो फ्लू होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो वैक्सीन है उसमें एडिनो वायरस डाला गया है। उसकी किसकी तरह दिखता है बच्चों, सेम कोविड की तरह दिखता है, उसमें भी ऐसे स्पाइक लगे हुए होते हैं। तो अब क्या करेगा, जैसे ही एडिनो वायरस हमारी बॉडी में वैक्सीन के थ्रू एंटर करवाया गया, जैसे ही एंटर करवाया गया तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट एक्टिव हो गया, है ना। क्या हो गया, वो उसके अगेंस्ट एक्टिव हो गया कि अगर भविष्य में कोई भी ऐसा वायरस आएगा, इसके एडिनो वायरस को देख के हमारी बॉडी में इम्यून एकदम एक्टिव हो गया। तो क्या बन गई, इम्यूनिटी सिस्टम जो है इम्यूनिटी डेवलप हो गई, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई ना, हो गई। तो अब मान लो कभी कोविड हमें हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट करता भी है तो क्या करेगा, वो जो हमारी जो सेल हैं, जो हमारी अभी बताऊंगी मैं, टी सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स होती हैं। तो वो क्या करती है, एकदम से उसके ध्यान में आएगा कि अरे अरे ये तो पहले भी आया था। तो उनको नहीं पता था कि वो एडिनो वायरस, उन्हें तो लगेगा कि ऐसे ही जो शेप है, ऐसी शेप है, ऐसी शेप पहले भी आ चुकी है। तो उसके अगेंस्ट हमने जो एंटीबॉडी बनाई थी वो एकदम से उस पर वर्क करने लग जाएंगी कि ये तो पहले भी आ चुका है, ऐसा जो है डिज़ीज़ पहले भी हो चुकी है, ऐसा वायरस हम पहले भी देख चुके हैं। तो वो उसको नया नया नहीं लगता। तो ये कैसी होती है, बाय मेमोरी बेस्ड होती है ये, ठीक है। जैसे कि होता है ना लाइफ में भी, अगर एक बार क्या होता है, एक बार जो गलती करते हैं हम उसको हम दोबारा नहीं करते, ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ होता है। जो डिज़ीज़ एक बार हो जाती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है तो वो दूसरे टाइम पे जब आती है वो डिज़ीज़ तो उसको इतना इफेक्ट नहीं कर पाती, ठीक है। अब देखो, दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या करेगी, जब फर्स्ट टाइम करेगी तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। जैसे ही कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो उसने बॉडी ने क्या करा, उसके अगेंस्ट एकदम से रिस्पॉन्स करा। फर्स्ट टाइम हुआ, फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स हुआ, इसलिए क्या बोल दिया बच्चों, प्राइमरी रिस्पॉन्स बोल दिया। और ये कैसी इंटेंसिटी का होता है, बहुत लो इंटेंसिटी का होता है। तभी तो आपको जो वैक्सीन लग रही है आपको माइल्ड फीवर आ रहा है बहुत, क्योंकि वो एडिनो वायरस की है ना। अब जब दोबारा में अगर कोरोना वायरस ने हमें इफेक्ट करा तो क्या फिर एकदम से क्या होगा, एकदम से वो बॉडी एकदम से इफेक्ट करेगी कि ये पहले भी आ चुका है, पहले तो हम धोखा खा गए थे लेकिन अब नहीं खाएंगे, अब तुम्हें अच्छे से फोड़ देंगे। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसिट अ हाईली इंटेंसिफाइड, इसको जब दोबारा इफेक्ट करेगा तो उसको सेकेंडरी या एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स बोलेंगे। पूछा जाता है आपसे बच्चों, एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स है सेकेंडरी। इस बार में वो क्या करेगा, बॉडी की मेमोरी में होगा कि ये पहले भी हमें इफेक्ट कर चुका है, ठीक है, क्योंकि दिस इज द एस्क्राइब टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपेयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू सेवरल। अब कौन कौन सी लिम्फोसाइट होती है बच्चों, ये टी लिम्फोसाइट और बी। अब देखो, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स। आपसे पूछा जाता है बी लिम्फोसाइट्स और टी। अब देखो बच्चों, जो बी लिम्फोसाइट्स है ना, ये तो क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। मतलब आप ऐसे समझो कि आर्मी में जो सोल्जर होते हैं ना, उनके पास क्या होती है, गन होती है या कोई और भी चीज़ होती है, गन होती है ना। तो वो क्या करते हैं, गन से मारते हैं। तो ऐसे ही बी लिम्फोसाइट हैं, ये किससे मारती हैं, एंटीबॉडी से, ये एंटीबॉडी डेवलप करती हैं। और जो बच्चों टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये खुद से ही मारती हैं, इनके पास कोई भी ऐसा मीडियम नहीं होता, लाइक जैसे ये एंटीबॉडी बनाती हैं, जैसे सोल्जर के पास गन होती है ना, तो वो तो गन से मारता है। और टी लिम्फोसाइट समझ लो कैसे, खुद से ही मारते हैं, अपने आप से टी लिम्फोसाइट मारते हैं, ऐसे समझिए। बी लिम्फोसाइट क्या होगी, ये एंटीबॉडी बनाती हैं, और टी लिम्फोसाइट्स क्या होगी, खुद से ही मारती हैं। आगे बात समझ में। अब देखो, द बी lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogens into our blood to fight with them। कौन सी, एंटीबॉडी बनाती हैं ये। These proteins are called antibodies। The T cells themselves do not secrete। ये किसी भी टाइप की एंटीबॉडी नहीं बनाती है, खुद से ही लड़ती हैं और बीटा सेल्स को हेल्प करती हैं, बी सेल्स को हेल्प करती है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, अब देखो हर एक एंटीबॉडी ऐसी दिखती है, अभी समझाऊंगी डायग्राम, पहले इससे पढ़ते हैं। हर एक एंटीबॉडी के पास बच्चों क्या होती है, 4 पेप्टाइड चेन्स होती है। कितनी होती हैं, 4। इसमें से 2 लाइट होती हैं और 2 कैसी होती हैं, हैवी होती हैं, ठीक है।
देखो H2 दो हाई हो गई, L2 का मतलब दो लाइट हो गई। H2 का मतलब दो हाई हैवी हो गई, हाई कह रही हूँ सॉरी, दो हैवी चैन हो गई, और L2 का मतलब दो लाइट चैन हो गई। तो आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि जो एंटीबॉडी होती है उसमें कितनी पेप्टाइड चेन्स होती हैं, तो कितनी होती हैं बच्चों? 4। अच्छा, उसमें लाइट चेन्स कितनी होती हैं? दो लाइट होती हैं, एंड दो कौन सी होती हैं? दो हैवी होती हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे H2L2। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं डायग्राम को। अब देखो तो इसमें देखो ये कैसी है? ये है लाइट चेन, और ये कैसी है? हैवी चेन। ये कैसी है? हैवी चेन हो गई, और ये हो गई लाइट चेन। अच्छा, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड से बनी रहती हैं बच्चों। कौन से बॉन्ड से बनी रहती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ये आपस में बंधी रहती हैं। ये इनकी बाइंडिंग साइट होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधी रहती हैं। बस आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, कितनी टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं बच्चों हमारी बॉडी में? ये होती हैं 5 टाइप्स की, लेकिन आपकी में कितनी लिखी हुई है? 4 ही लिखी हुई हैं। IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन ए आप मुझे बताएंगे किस में प्रेजेंट होता है? मैंने आपको बताया था IgM, IgG और Ig। एक इसमें बच्चों नहीं दे रखी है, IgD नहीं दे रखी है। इसमें 5 टाइप्स की होती हैं। आर सम ऑफ दैम ए कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन इन फिगर। मैंने आपको दिखाई दिया। बिकॉज दिस एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब बच्चों ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? ये वो होता है जैसे कि एंटीबॉडीज़ जो ब्लड में प्रेजेंट रहती है ना, और जो ब्लड में रह के जो प्रेजेंट रहती हैं उसके अगेंस्ट जो वर्क करती हैं, उसको ही ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, the types of our acquired immune response, antibody mediated. The second type is called cell mediated immune response or cell mediated immunity. The T lymphocyte mediate CMI. अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है? देखो बच्चों, सॉरी कुछ काम आ गया था। अब देखो मैंने क्या बताया था अभी तक आपको? ह्यूमोरल और क्या बताया था? सेल। अब देखो ह्यूमोरल क्या होती है? ब्लड वाली होती है, मैंने बता ही दिया था। ब्लड में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। अब एंटीबॉडी का नाम आ गया तो कौन सी सेल से हो गई हैं? अब आपसे क्वेश्चन पूछा था ह्यूमोरल होती हैं बीटा लिम्फोसाइट से, बी सेल से, बीटा लिम्फोसाइट से होती हैं। और जो सेलुलर होती हैं वो किससे होती हैं? टी से होती हैं। कैसे होती हैं बच्चों? देखो इसमें क्या बता रखा है कि जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, HIR, वो किससे होता है? एंटीबॉडीज़ करती हैं वो। दीज एंटीबॉडीज़ आर फाउंड ब्लड में होती हैं, तो ये किससे होंगी? बीटा सेल से हो गई। और अब बात आती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी CMI की, वो किससे करेंगी? टी लिम्फोसाइट से करेंगे। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना बच्चों, इसमें ये होता है कि इसकी जो मेमोरी याद करने की जो याददाश्त है, समझ लो, ऐसे समझो कॉमन लैंग्वेज में, कि जो इसकी याददाश्त है वो बहुत दिन तक चलती है, बहुत लंबी होती है इसकी याददाश्त टी सेल की। तो जो वैक्सीन लगती है ना बच्चों में, जो किसी को भी वैक्सीन लगाई जाती है, तो वो टी सेल को ही उसको डेवलप करने के लिए लगाई जाती है। किसको डेवलप करने के लिए लगाई जाती है? टी सेल को डेवलप करने के लिए लगाई जाती है, क्योंकि टी सेल किस में हेल्प कर रही थी? बी सेल को बनने में भी हेल्प कर रही थी, जिससे कि एंटीबॉडी बननी थी। तो आपको बस इतना याद रखना है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? ये बीटा सेल पे वर्क करता है, जिसमें एंटीबॉडी भाग लेती हैं। सेल मेडिएटेड टी लिम्फोसाइट्स पे काम करता है। अब देखो यहाँ से, अब ये देखो इधर, वेरी ऑफन, अब इसमें ये बता रखा है कि जैसे ये कोई ट्रांसप्लांट होता है, लाइक हार्ट का, आई, लीवर, किडनी, तो वो क्यों फेल हो जाता है? मतलब फंक्शन क्यों नहीं कर पाता सक्सेसफुली? बच्चों को इसलिए सक्सेसफुली फंक्शन नहीं कर पाता क्योंकि आप एक बात देखो, मान लो किसी और की बॉडी का लीवर अगर जिसको जैसे कि ए है और बी है, ठीक है, का जो लीवर है वो इसमें ट्रांसप्लांट किया है, तो जो बच्चों इसकी क्या होंगी? टी लिम्फोसाइट्स होंगे, कोई भी अनदर सेल होंगी, लाइक मैंने आपको बताया था WBCs। वो क्या करने लगती हैं बच्चों? वो फॉरेन पार्टिकल्स को देख के उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। वो सोचती हैं कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसको क्या करने लगती हैं? अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं। इसलिए जब ट्रांसप्लांट किसी में किया जाता है, जो ट्रांसप्लांट अपने अंदर करवाता है किसी भी चीज़ का, उसको मतलब सारी ज़िंदगी इम्यूनो सप्रेस दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, ताकि उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन बना रहे, जो इम्यून सिस्टम एकदम से वर्क ना करे। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं।
Very often, when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. Then a search begins to find a suitable donor. Why is it that the organs cannot be taken from just anybody? क्यों बच्चों? अब देखो इसमें, यहाँ से एक 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 और है कि बच्चों जब जो ट्रांसप्लांट होता है ना, वो बहुत, या तो वो सोचते हैं कि बहुत सगे संबंधियों का ही ले लिया जाए तो थोड़ा मिलता जुलता हो। अगर मान लो जैसे हम इंडियंस हैं और हमने किसी अमेरिकन या अफ्रीकन या यूरोपियन वाले का अगर अपनी उसका लीवर या कोई भी चीज़ हमने ट्रांसप्लांट करा ली अपनी बॉडी में, अगर हमें ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा, एकदम से वो तो स्ट्रेंज हो जाएगा, उसका बिल्कुल अलग है सिस्टम और हमारी बॉडी का बिल्कुल सिस्टम अलग है ना, तो वो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करेगा। हमारी बॉडी क्या सोचेगी, एक फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है, यही होता है। तो उसको क्या खानी पड़ती है, इम्यूनोसप्रेस मेडिसिन खानी पड़ती हैं। अब देखो, एक मिनट रुक जाओ। ट्रांसप्लांट कराने से पहले डॉक्टर क्या क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप की मैच करेंगे, टिश्यू का मैच करेंगे, है ना, और बहुत सारी चीज़ों का, और क्या करना पड़ता है उसको, सारी ज़िंदगी इम्यूनोसप्रेस्ड दवाई लेनी पड़ती हैं। ये आ गई बात समझ में, इतना इम्पॉर्टेंट बस यही था इसमें। क्या हो गया ये, इसमें बस यही इम्पॉर्टेंट था कि इसमें देखो मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ आपको। बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, कौन एंटीबॉडी डेवलप करता है, बी लिम्फोसाइट्स डेवलप करते हैं या टी लिम्फोसाइट्स डेवलप करते हैं, कितनी चैन्स होती हैं, और किस चीज़ की होती हैं, पॉलीपेप्टाइड की चैन होती हैं, कितनी होती हैं, 2 लाइट 2 हैवी होती हैं। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स किस पे वर्क करता है, एंटीबॉडीज़ पे करता है, बीटा लिम्फोसाइट्स पे। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स पे वर्क करती है। इतना तो आ गया ना अब समझ में, आ गया ना बच्चों इतना समझ में। चलो अब आगे बढ़ें, लेट्स मूव अहेड। चलो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पढ़ते हैं। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ पहले, उसके बाद देखते हैं। देखो बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको इससे कुछ बातें समझाना चाहती हूँ। देखो एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो नेचुरली इनबिल्ड होती है, जो हम एक्टिव इम्यूनिटी आप ऐसे भी समझ लीजिए, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो खुद से ही जो पैथोजेंस आ रहे हैं उनके खिलाफ लड़ता है। ठीक है, नेचुरल मैंने आपको बता ही दिया, स्किन हो गई, ये सब खुद लड़ रहे थे अपने आप ही। वैक्सीनेशन कराने के बाद भी क्या हो रहा है, एंटीबॉडी डेवलप हो रही है हमारे अंदर, लेकिन जो एंटीबॉडी डेवलप हो रही है अब हमारा जो बॉडी है वो खुद ही तो लड़ेगी जब कोई डिजीज़ हमें होगी, है ना। अब जैसे हमने कोविड की वैक्सीन ले ली, और अगर हमें इन फ्यूचर कभी कोविड होगा तो हमारा बॉडी सिस्टम में तो खुद लड़ेगा, ही कोई और आके लड़ेगा हमारे उससे नहीं। तो जिसमें हमारी जो इम्यून सिस्टम खुद से लड़ता है वो कौन सी होती है, सारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है। वैक्सीनेशन हो गया और ये नेचुरल हो गया। अच्छा, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है बच्चों, पैसिव इम्यूनिटी में ये होता है कि जैसे मैटरनल मतलब क्या हो गया, लाइक हम क्या थे जब हम यूट्रस में थे, जैसे कि कोई बेबी यूट्रस में है तो यूट्रस में क्या हो रहा है, यूट्रस में IgG इम्यूनोग्लोबिन G मिलता है उसको प्लेसेंटा के थ्रू, तो मैटरनल पैसिव इम्यूनिटी हो गई। अगर मान लो बेबी को कोई प्रॉब्लम हुई है तो मदर ही बचा रही है उसको, वो सब कर रही है। आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल में भी यही होता है, आर्टिफिशियल में एंटीबॉडीज़ बाहर से दी जाती हैं। कोविड में अभी एक इंजेक्शन का नाम बहुत चल रहा है, टॉलीसी पता नहीं कुछ करके, ऐसी आप गूगल करना, मैं नाम मिस कर गई, स्किप कर गई नाम। तो वो 1.5 लाख का इंजेक्शन है, उसमें क्या हो रहा है, एंटीबॉडी बाहर से लगाई जा रही हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी अंदर डेवलप होती हैं। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी बच्चों टाइम भी लेती है। अगर हम वैक्सीन, अगर कोविड की हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, हम कोविड की वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि हमें कुछ हफ्तों के बाद हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर पाएगा, हमारी बॉडी कुछ हफ्तों बाद एंटीबॉडी बना पाएगी। तो एक्टिव इम्यूनिटी टाइम लेती है। पैसिव इम्यूनिटी बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती, बाहर से ही हम एंटीबॉडी इसमें इंजेक्ट कराते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी टाइम नहीं लेती, एकदम से होने वाली प्रोसेस, और इसमें टाइम लगता है एंटीबॉडी के बनने के अगेंस्ट। एक्टिव मतलब कि क्या होता है, हमारी बॉडी खुद से ही वर्क करती है, और पैसिव में बाहर से दिया जाता है, आर्टिफिशियली दिया जाता है। आगे बात समझ में, अब पढ़ेंगे अपनी NCERT से। देखो अब अपनी NCERT से पढ़ते हैं, एक मिनट से।
अब देखो, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन which may be in the form of living or dead microbes of other proteins, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. मैंने बताई थी एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के खुद से वर्क करती है, जो भी फॉरेन पार्टिकल होस्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है उसके अगेंस्ट। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, मैंने बताया आपको स्लो होती है, एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। कहा था ना मैंने, वैक्सीन लेंगे तो टाइम लगेगा एंटीबॉडी बनाने का, तो स्लो होती है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनो एक मिनट रुको बच्चों, कॉल आ रही है, एक मिनट। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम to give its full effective response. Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access into body during natural infection induce active immunity. अब मैंने आपको वही कोविड का एग्जांपल लिया था, एडिनो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करवाया जा रहा है, उसके अगेंस्ट क्या बन रही है, एंटीबॉडी बन रही है, ताकि आने वाले टाइम में जब भी कोविड का हमें वायरस इफ़ेक्ट करे तो क्या हो, उससे वो उसको पहचान जाए और एकदम से उसको किल कर दे। और जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्ट करवाई जाती हैं तो इसको पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इधर, डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज़ कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेक्ट। क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होती है। कौन सी होती है, कोलेस्ट्रॉम में IgA, मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रॉम, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज़ पहले से ही प्रेजेंट होती हैं। सिक्री कौन सी होती हैं, IgA, इम्यूनोग्लोबिन A बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज़ अबंडेंट एंटीबॉडीज IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज़, कहाँ से, कुछ फीटस कहाँ से भी करता है, देयर प्लेसेंटा। कौन सी करता है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है, IgG। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। आ गया, अब देखो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो अरे हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। मैंने आपको बताया था वैक्सीन में क्या हो रहा है, हमारे अंदर कोई सा एडिनो वायरस एंटर करवाया जा रहा है तो वो उसकी मेमोरी में आ गया, हमारी बॉडी की मेमोरी में आ गया कि ऐसा कुछ वायरस एंटर करा है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई। अब इन फ्यूचर कोई और वायरस एंटर करेगा, कोई और का मतलब उसी के जैसा, ये समझ लो कि हमें, आप खुद का एग्जांपल लेके समझो, बॉडी को छोड़ो, आपको किसी की फ़ोटो या कोई भी चीज़ दिखाया जा रहा है कि देखो जब भी तुम्हारे सामने ये पर्सन आए तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। मान लो आप हैं ये, ठीक है, आपको किसी पर्सन ने किसी का फ़ोटो दिखा दिया कि जब भी आपके सामने ये पर्सन आए तो इसे देख के भाग जाना, ये आपको मार देगा, ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है। तो आप क्या करेंगे, आपको इन फ्यूचर कभी आप रोड पे चल रहे हैं और आपको वो पर्सन दिख गया जिसको आपने फ़ोटो में देखा था, तो आप क्या देखेंगे, अरे ये तो वही पर्सन है जिसके बारे में हमें बताया गया था कि ये हमें मार देगा। तो आप उससे क्या हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे, है ना, आपकी मेमोरी में बैठ गया कि हाँ इस पर्सन को हम कभी देखेंगे तो हमें इससे भागना होगा या इसके अगेंस्ट लड़ना होगा हमें, है ना, मतलब हमें इसके अगेंस्ट लड़ना होगा, है ना, तो आपकी मेमोरी में बैठ गया। तो ऐसे ही हमारी बॉडी वर्क करती है। उसको क्या दिखाया जा रहा है, एडिनो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करा के कि ये घातक है आपकी बॉडी के लिए। अब कभी रियल वाला कोरोना वायरस आएगा बॉडी के अंदर तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी लड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर पहले से एंटीबॉडी बन गई है, उसको भगा देगी वो मार के। अब आगे समझ में अच्छे से क्या होता है। अब देखो, इन वैक्सीनेशन ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस और इनएक्टिवेटेड वीकेंड। ऐसा तो है नहीं कि जिंदा वायरस डाल रहे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में डालते हैं। वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एंटीजन ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट बनी भी होंगी एंटीबॉडी। द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी B and T सेल दैट रिकग्नाइज द पैथोजन क्विकली, एकदम से पहचान लेंगे। अभी आपको एग्जाम्पल बताया, आपको किसी की फ़ोटो दिखा के बोला जा रहा है कि आपके लिए हार्मफुल है, तो आप क्या करेंगे, एकदम से उसे देख के भाग जाएंगे, उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। T सेल्स की मेमोरी तो वैसे ही बहुत दिन तक रहती है ना।
अब देखो, रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेलम द इन्वेडर्स विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टिटनेस। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, क्विक वाला हो रहा है। कैसे हो रहा है इसमें, क्विक। अब मैंने क्या बताया था, अच्छा जिसमें क्विक वाला हो रहा है वो कैसी है, पैसिव। और ये कैसी है, जिसमें वैक्सीन लगाई जा रही है, एक्टिव। एक्टिव में भी कौन सी है, आर्टिफिशियल वाली। तो वैक्सीन वाली कैसी होगी बच्चों, वो डायग्राम तो याद रखना जो भी दिखाया था उसको तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैक्सीन किस में आ रही थी, एक्टिव में आ रही थी और एक्टिव आर्टिफिशियल में आ रही थी, है ना। और टिटनेस में क्या करा जाता है, एकदम से उसके अंदर क्या करी जाती हैं, एंटीबॉडीज़ डाली जाती हैं। मैंने अभी आपको कोविड का इंजेक्शन बताया था जो 1.5 लाख का आ रहा है, उसमें एकदम से एंटीबॉडीज़ बाहर से इंजेक्ट करवाई जा रही हैं, तो वो कैसी हो गई, पैसिव। वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन। अब इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी को सांप काट गया है ना, किसी को सांप काट के चला गया कुछ भी, तो क्या होता है, जो एंटी वैनम के जो इंजेक्शन लगते हैं ना वो एंटीबॉडीज़ वाले ही होते हैं। इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट्स द इंजेक्शन विच इज़ गिवन टू द पेशेंट कंटेन्स परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द स्नेक वैनम। एंटी वैनम के इंजेक्शंस होते हैं वो। अब ये फालतू की बातें होती हैं कि उस सांप सपेरे को बुला के लाओ, ये सिर्फ गाँव में चलता है, नहीं। अगर किसी को सांप काट लिया है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओ, वो एंटीबॉडी के इंजेक्शन दे देगा, एंटी वैनम के इंजेक्शन दे देगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बहुत, देखो अब जितनी भी हमारी जो वैक्सीन बनी है, लाइक कौन कौन सी वैक्सीन बन चुकी हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और फाइज़र की, मॉडर्ना की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। जो फाइज़र की और जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो किस पे बेस्ड है, वो mRNA टेक्निक पे बेस्ड है। और जो ये कोविशील्ड है वो किस पे बेस्ड है बच्चों, ये किस पे बेस्ड है, ये एडिनो वायरस पे। तो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बायोटेक्नोलॉजी तो। देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी has allowed the production of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria or yeast. Vaccines produced using this approach allow लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब यही बताया गया है कि जो हेपेटाइटिस बी, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है किससे प्रोड्यूस होती है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क कर लो, किससे होती है, ईस्ट से होती है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही करते हैं। कल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे बच्चों एलर्जीज़ लेंगे, और जितने भी हमारे जो फर्दर हमारे टॉपिक रह गए हैं हम उसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए कल तक के लिए बस इतना ही करते हैं, और मतलब ठीक है, इतना आप रिवाइज़ कर लीजिए सारा, कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।